हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान। अध्याय है 11 दोस्तों। एक अध्याय मैंने छोड़ दिया था, अध्याय 9 या 10 है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते दोस्तों। और मैं यहाँ पे स्क्रीन रीडर पे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। बोर्ड भी है दोस्तों मेरे यहाँ, दिखा दूँ क्या? बोर्ड ये वाला है, ये बोर्ड है दोस्तों, पर मैं वहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं दिखता वहाँ से। और मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, इसलिए डेढ़ टाइम गया मोबाइल रखने के लिए, तो इससे पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहने का जो मज़ा है उतना करना आसान नहीं है दोस्तों। मानव नेत्र यानी आँख दोस्तों, रंग बिरंगी संसार दोस्तों। कहने का मतलब हम नेत्र से कैसे अपने पृथ्वी पे कितने रंग बिरंगे संसार देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, पढ़ने से ज़्यादा किसी चीज़ को याद करने से अच्छा उस वर्ड को समझो, उसका मतलब क्या है वही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। उससे चीज़ पूरी संसार चलता है दोस्तों, न कि याद करने से। मतलब क्या बोलेंगे यार। तो दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में लेंस के बारे में बताया था मैंने दोस्तों, कि जो अवतल लेंस होता है दोस्तों, वो अवतल लेंस, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है, वो अवतल लेंस होता है वो दोस्तों इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ये अवतल लेंस है। यहाँ पे वो मोटा होता है दोस्तों, बीच मतलब बीच में पतला नहीं होता वो। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बीच में वो पतला होता है, किनारे में मोटा होता है, उसको बोलते अवतल लेंस। और दोस्तों, उसको बोलते लेंस। बीच में मोटा होता है, उसको बोलते उत्तल। तो दोस्तों, इस तरह से जो होगा, कौन सा, ये वाला होगा ना दोस्तों, इस तरह से बीच में ये मोटा है, इसको बोलते उत्तल। ये बहुत दूर तक दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों, कॉल आ गई थी, इसलिए कुछ मिस्टेक हुआ थोड़ा समझाने में भी। तो कहाँ चल रहे थे अपन दोस्तों? अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस के बारे में समझा दिया था। अवतल लेंस से है ना दोस्तों, वो क्या करता है, ये मान लो ये वाला लेंस है, ये लेंस है दोस्तों, ये मतलब इस तरह से उसका लेंस है दोस्तों, मान लेते हैं। तो वो क्या करेगा, अगर कोई भी किरण गुजरेगी तो यहाँ से ऐसा फैल जाएगी दोस्तों, यहीं पे, ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, बस इतने एरिया में। उसको बोलते अवतल लेंस। तो दोस्तों, बढ़ते आगे। तो दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में देख लिए थे ये। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मानव नेत्र का प्रकाश का उपयोग करते हैं तथा हमारे चारों ओर वस्तु को देखने के लिए समर्थ बनाता है। संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार्य मतलब दोस्तों क्या कार्य यानी क्या काम है। चश्मों के प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते, इस अध्याय में हम विचार करेंगे दोस्तों, है ना। जो मतलब दोस्तों ज़्यादा दूर तक देखते नहीं, उनके लिए लेंस कितना महत्वपूर्ण होता है। जो ज़्यादा दूर देख नहीं सकते दोस्तों, उनके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, उत्तल लेंस बिठाया जाता है उसमें चश्मे में, फिर वो दूर देखता है। और जो दूर देखता है पर पास में अच्छा नहीं दिखता, उसके लिए अवतल लेंस लगा दिए जाते हैं दोस्तों चश्मे में। तो दोस्तों, ये चीज़ें है ना, तुम पढ़ रहे हो उतना कठिन नहीं है जितना कि समझने में। मतलब दोस्तों, क्या है, जो भी है वो हमारे पास ही है, हम जानते हैं उनको, ये हमारे पास ही। तो यहाँ पे दोस्तों, प्रयोग किए जाने वाले दृश्य किस प्रकार, इस प्रश्न विचार करेंगे। बस यही, मतलब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि अपन को टाइम सेव करना है। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश व उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। तो हम इस घटना का अध्ययन करेंगे। तो हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों में परिप्रेक्षित विभक्त होने तथा आकाश में नीले रंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ दोस्तों, ये अपना इंद्रधनुष का रंग है ना 7, हैप्पी नाला कुछ ऐसा नाम है दोस्तों, बेजानिपा हैप्पी नाला।
सात रंगों के बारे में दोस्तों बात हुई इसमें। तो यहाँ पे आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है इसके बारे में देखेंगे। पहले तो पढ़ते हैं अपन मानव का नेत्र। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय होती है दोस्तों। इसमें बहुत सारी हमें अद्भुत संसार हमारे चारों ओर अनेक रंग को देखने योग्य बनाता है। आंखों बंद करके हम वस्तु को उनकी गंध, स्वाद से उत्पन्न ध्वनि स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, लेकिन आंखों से हम पहचान सकते दूर से भी, पर हम बंद आंखों से नहीं पहचान सकते दोस्तों, यही बोल रहा है ना। तो इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है दोस्तों। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है दोस्तों। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं दोस्तों, एक सामग्री है पुतली, उसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, मतलब हमारे शरीर में जो झिल्ली है उस पतली झिल्ली पर में हो दोस्तों, दिख रही होगी, उससे पर प्रवेश करता है दोस्तों, फिर नेत्र में चलता है। झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं दोस्तों। कार्निया किसे कहते हैं या स्वच्छ मंडल किसे, झिल्ली को कहते हैं, इसे याद रखना। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है दोस्तों। इस नेत्र इस झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्निया या स्वच्छ मंडल। नेत्र झिल्ली को नेत्र गोलक के उग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी, तो यहाँ पे चित्र देख लेते दोस्तों। ये दोस्तों दृश्य तंत्रिका है, ये वाली कच्छप द्रव्य है दोस्तों, यहाँ पे भरा हुआ है। दृष्टिपटल दोस्तों ये वाला किनारा, और प्रक्षेपी पेशियाँ दोस्तों ये, और यहाँ पे पुतली है दोस्तों ये वाली। नेत्रोद दोस्तों ये वाला। क्रिस्टलीय लेंस ये वाला है ना दोस्तों। ये स्वच्छ मंडल या मंडल या इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कार्निया बोला जाता है इसको, है ना दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ एक उग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। अपवर्तन कार्निया के बाहर वाले पृष्ठ पे होता है दोस्तों, मतलब प्रकाश अंदर की ओर घुस जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपवर्तन, है ना। बाहर की ओर जो झिल्ली होती है ना वहाँ पे होता है। क्रिस्टल लेंस के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है दोस्तों, जिसे परितारिका कहते हैं दोस्तों। कार्निया के पीछे एक संरचना होगी, इसको बोलते हैं परितारिका। परितारिका गहरी पेशी डायफ्राम होता है दोस्तों, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है दोस्तों। डायफ्राम होता है दोस्तों, ये पुतली की साइज है ना दोस्तों, ये पुतली है अपने पीस, ये छोटी सी पुतली, उसको नियंत्रित करता है ना दोस्तों। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है दोस्तों। पुतली नेत्र में जो प्रवेश करने वाला प्रकाश होगा उसको नियंत्रित करेगा दोस्तों परितारिका है ना दोस्तों। तो परितारिका का क्या नाम है, मतलब क्या कार्य है, क्या वर्ग है, तो पुतली में जो प्रकाश जाएगा उसको नियंत्रण करेगा दोस्तों। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है दोस्तों, बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाती है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अतः इस सूचना को संचित करता है दोस्तों, कि जैसे कि हम किसी वस्तु को देख या वैसा ही देख लेते हैं दोस्तों। क्या बोला है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है दोस्तों। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है दोस्तों, जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है, मतलब बहुत सारी कोशिका होती है इस रेटिना, मतलब ये पुतली में दोस्तों। तो वो प्रकाश को सुग्राही मतलब ग्रहण कर लेती है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिका सक्रिय हो जाती है दोस्तों, फिर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं ना, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृष्टि तंत्र द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। एक सिग्नल मतलब दोस्तों सूचना मतलब सूचना देने वाला एक
झिल्ली होती है दोस्तों, मस्तिष्क उसी तरह से एक कोशिका होती है दोस्तों, वो मस्तिष्क को वो टच कर लेती है कि हाँ यहाँ पे ये मतलब ये है, मतलब ये महसूस भी करा देती है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक पहुँचा दिया जाता है ना। तंत्रिका तंत्र ही काम करता है दोस्तों। जो भी हम यहाँ पे हमें तो यहाँ पे मुझे चोट पहुँचेगी वो तंत्रिका तंत्र द्वारा ही पहुँचा दिए जाते हैं दोस्तों। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा ये सूचना को सूचित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को देखते। मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों, फिर उसको मतलब प्रशासित करता है कि भाई हाँ ये है, ऐसा महसूस करवाता है, फिर हम वस्तु को देख लेते वैसा ही पाते। तो यहाँ पे एक डिब्बा दिया है दोस्तों, इसको छोड़ देते। समझन क्षमता, अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार एक जेलीवत पदार्थ का बना होगा दोस्तों। इसी वक्रता में कुछ सीमा तथा पक्षाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में अभिलेंस वक्रता में परिवर्तन होगा तो फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे याद रखना, कभी पूछा जा सकता है। पेशियाँ शिथिल हो जाती मतलब चुरमुरा जाती है दोस्तों। अभिलेंस पतला हो जाता था, इस प्रकार की फोकस दूरी बढ़ जाती। अभिलेंस होगा पतला हो जाएगा, फिर पेशियाँ भी शिथिल हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इससे हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट पाने में समर्थ होते हैं। तो जब आप आंखों की निकट की वस्तु देखते हैं तो पक्षाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र की लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम में क्या होगा दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी, हम निकट रखी वस्तु को देख सकते हैं। तो अभिलेंस अब मोटा हो जाएगा दोस्तों, अभिलेंस की वक्रता बढ़ जाएगी, तो निकटवर्ती वस्तु को देख पाते हैं। तो देखना कि आप निकटवर्ती वस्तु को क्यों देख पाते हैं, क्यों ऐसा क्यों। तो दोस्तों क्या है, फोकस दूरी क्या है, अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है या अभिलेंस की वक्रता बढ़ जाती है और उसकी पक्षा सिकुड़ जाती है या शिथिल हो जाती है दोस्तों, या उसका पतला हो जाता है। तो इस स्थिति में हम देख भी नहीं पाते, मोटा हो जाता है इसलिए देख भी नहीं पाते। तो ये याद रखना, नेत्र की क्षमता है ना दोस्तों। अभिनेत्र में लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं, समंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, हम अगर मैं इस मतलब मेरे कहने का मतलब ये अपना एक नाम है अभिनेत्र लेंस, तो इसको मैं देख पा रहा हूँ, वो अच्छे से मतलब समाजित है मेरे आँखों में, मतलब मैं अच्छे से महसूस भी कर रहा हूँ कि ये है, मैं देख लिया, मेरे आँखों में चले गया ये वाला अक्षर, इसको बोलते हैं समंजन। इस क्रिया को बोलते हैं दोस्तों फोकस दूरी है ना दोस्तों, इसको मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से। कहने का मतलब दोस्तों, मैं बाहर बहुत दूर बैठा हूँ, अगर मुझे वो वस्तु अच्छी क्लियर नहीं दिख रही है दोस्तों, तो मुझे पूरा कंफर्टेबल नहीं है कि वो समंजन नहीं है, असमंजन है। अगर मैं इसको अच्छे से देख रहा हूँ, अच्छा मुझे दिखाई दे रही है अच्छी सी साफ, तो इसको बोलते हैं समंजन, यानी वो वस्तु को हमारे आँखों ने कैप्चर कर लिया दोस्तों, मतलब समाजित कर लिया हमारे आँखों में, उस वस्तु को देख लिया। तो ये फोकस दूरी को है ना दोस्तों, फोकस दूरी को ही बोलते दोस्तों समंजन। फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है दोस्तों, उसी को बोलते समंजन। अभिनेत्र की वह क्षमता जिसके कारण, ऐसा लिखना इसकी समंजन क्या कहलाता है दोस्तों, बोलता है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम फोकस दूरी को समायोजित कर लेते या उसको वस्तु को अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, हमारी आँखों में वो कैप्चर हो जाता है, उसको बोलते हैं समंजन। तो यही है, अच्छे से याद रखना। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम फोकस दूरी को समायोजित कर लेते, समंजन कहलाता है। तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। पिछले किसी छुपे हुए यहाँ पे कुछ छपा हुआ प्रश्न को आँख के अत्यंत निकट रखकर उससे पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो आप अनुभव करेंगे प्रतिबंध धुंधला है। इससे आपको नेत्र पर तनाव बढ़ता है दोस्तों,
किसी वस्तु का आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको उस नेत्र में कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी रहना चाहिए। अगर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह से दिखूंगा जिससे मेरी आँखें यहाँ आ गई, तो इसको मैं देख पा रहा हूँ नहीं, मेरे आँखों में परेशानी हो रही है दोस्तों। अभी भी मैं मतलब नाम भी नहीं पढ़ रहा हूँ कि क्या है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा स्पष्ट। तो दोस्तों तो हमें अच्छे स्वस्थ देखने के लिए न्यूनतम दूरी मतलब होना चाहिए फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक की दूरी होना चाहिए दोस्तों। और न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव से अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सके उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला है ना, यह किसी वस्तु को अच्छी तरह से देखने के लिए, अच्छी साफ तरह से देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होगी दोस्तों उसको बोलते हैं अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर मान लो, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लेना है अभी। 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को बोलते हैं अल्पतम दूरी, इसको याद रखना। 25 सेंटीमीटर है ना, ये वाला लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये इसे नेत्र का निकट बिंदु भी बोलते दोस्तों, इसको बोलते निकट बिंदु भी बोला जाएगा दोस्तों, ये याद रखना। किसी सामान्य दृष्टि से तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख की दूरी 25 सेंटीमीटर में होती है दोस्तों। दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है नेत्र का बिंदु कहलाता है। वह दूरतम बिंदु जिस कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। कहने का मतलब दोस्तों, ये है एक नेत्र मेरा, ये मेरी आँख है दोस्तों, यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है दोस्तों, ये एक इंसान है दोस्तों, एक इंसान है। अगर दोस्तों मैं इसको अच्छे से, यहाँ पे मेरी फोकस दूरी ये वाली, इसको मैं अच्छा स्पष्ट क्लियर स्पष्ट दिख लिया दोस्तों, स्पष्ट दिख लिया तो इसको बोलते दोस्तों दूरतम दूरी। क्या बोलेंगे दोस्तों, दूरतम दूरी, इसको बोलेंगे दोस्तों दूरतम दूरी। हाँ, दूर वाली दूरी बोले, दूर बिंदु भी बोल सकते हैं दोस्तों। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों को नेत्र का क्रिस्टल लेंस धुंधिया तथा धुंधला हो जाता है, इसी को मोतियाबिंदी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या हो रहा है, अगर इंसान 60-70 का हो गया, वो बूढ़ा हो रहा है, बुढ़ापा हो रहा है, तो वो बोलता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मैं दूर नहीं देख सकता हूँ, मुझे धुंधला दिखाई देता पास में, तो इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। इसके कारण नेत्र की दृष्टि कमी पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे उसकी जो देखने की मतलब जो भी क्षमता है वो खत्म हो चुकी है दोस्तों, देखने वाली दृष्टि या पुतली कमजोर हो चुकी है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का अवकाश लौटना संभव होता है। मोतियाबिंद मतलब दोस्तों अगर सर्जरी मर्जी करेंगे ना, चिकित्सा द्वारा उसका ऑपरेशन होगा तो ये मतलब ये समस्या खत्म हो जाएगी, फिर वापस मतलब सही हो सकता है, फिर वो देख सकता है। तो ये कहने का मतलब है, ये संभव है कि नहीं, ऐसा कुछ पूछेगा तो बोलना कि हाँ संभव है, न शल्य चिकित्सा द्वारा सर्जरी करने के बाद, उसका ऑपरेशन होने के बाद हो सकता है दोस्तों यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, मानवता पे आधारित है। दृष्टि के लिए हमारे पास नेत्र, दो नेत्र क्यों, केवल एक ही क्यों नहीं? एक नेत्र के बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ है दोस्तों। हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव एक नेत्र क्षेत्रीय दृष्टि से 150 डिग्री तक होता है, जबकि दो नेत्र 180 बढ़ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों एक रहेगा तो 150 डिग्री तक होगा, दो रहेंगे तो 180 हो जाता है। मतलब दोस्तों एक रहेगा तो हम मतलब इधर नहीं देख सकते, इस साइड देख सकता हूँ थोड़ा बहुत, और दूर रहेगा तो हमारा दिखावा विस्तृत होगा, फैल जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस जैसा है ना, इसलिए। तो शिकार करने वाले जंतु के दो नेत्र प्राय उसके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते, जिससे कि उसके अधिकतम विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्राप्त हो सके। परंतु हमारे नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते, हमारा दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है। आम त्रिविम चक्षु का लाभ मिल जाता है क्या? नेत्र बंद कीजिए, हमारे संसार चपटा देखकर द्विविम लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, फिर हमारा संसार
गहराई तीसरी भी वहाँ दिखाएगा, हमारे नेत्र के बीच सेंटीमीटर तक होगा। थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखाई देगा दोस्तों, भिन्न भिन्न होगा। हाँ, यहाँ पे दृष्टि दोष उसका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे समायोजन क्षमता खो बैठते, मतलब देखने की समायोजन मतलब दोस्तों इसकी के मतलब समायोजित करने की है ना। समायोजन क्या, समायोजन मतलब क्या बोल रहा था मैं दोस्तों, कैप्चर करने की, किसी चीज़ को अच्छे से देखना, ये इसको बोलते हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति को आराम से वस्तु दिखाई नहीं देते, कहने का मतलब ये दोस्तों। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती दोस्तों। तो यहाँ पे आगे बढ़ते दोस्तों, क्या है यहाँ पे, कौन कौन से दृष्टि दोष हो रहे हैं यहाँ पे। प्रमुख रूप से 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि और जरा दूर दृष्टिया। इन दोषों का उपयोग गोली लेंस के उपयोग से किया जा सकता है। गोली लेंस होते हैं ना दोस्तों, जो अपने खगोल शास्त्र यूज करते दोस्तों, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए उसको। तो यहाँ पे पहला देखते दोस्तों, हमारे पास है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिया भी कहते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि को दोष ये कभी रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। तो क्या हो रहा, दोष युक्त व्यक्ति दूरबिंदु अनुत्पन्न होकर क्षेत्र नेत्र के पास आ जाता है। इसी व्यक्ति कुछ दूरी पर रखी वस्तु को देख पाता है दोस्तों। निकटदर्शी दोष नेत्र किसी भी दूरी पर रखी वस्तु रेटिना पर न बनकर चित्र यहाँ पे कुछ दृष्टि के सामने बनता है। दोष को उत्पन्न होने के कारण अभिलेंस नेत्र वक्रता, मतलब दोस्तों क्यों हो रहा है उसका, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना। अभिनेत्र लेंस होगी, वक्रता बढ़ जाएगी। नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, जो गोलक होगा ना दोस्तों, इस तरह से होता है गोल, फिर वो इस तरह से हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाता है। तो इस किसी भी उपयुक्त क्षमता को अवतल लेंस या अपसारी लेंस के बोलते दोस्तों द्वारा किया जा सकता है। तो उपयुक्त क्षमता अवतल लेंस द्वारा वापस रेटिना पर ले जा सकता है। इस प्रकार दोष का संतुलन हो जाता है। तो दोस्तों क्या होगा, हमें कौन सा लेंस लगाना चाहिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाएंगे तो निकटदर्शी दौर जो दोष या दुख है या रोग है वो दूर हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि रोग क्या हो रहा है यहाँ पे, वो क्या मोटा हो जाता है दोस्तों, मतलब वक्रता अत्यधिक होना। अभिनेत्र लेंस में वक्रता अधिक हो जाती है, इसलिए निकटदर्शी दोष हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दीर्घ दृष्टि, दूर दृष्टिया भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसको दूर करने के लिए दोस्तों क्या करना, निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है तो दोषयुक्त व्यक्ति निकट बिंदु सामने बिंदु 25 दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से पढ़ने के लिए पढ़ने सामग्री 25 सेंटीमीटर तक दूरी रखना पड़ता है। आप उसके पास रखी वस्तु को आने वाली प्रकाश रेटिना के पीछे फोकस होती है, चित्र में दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, तो फोकस दूरी होगी बहुत सारी हो जाती, फिर छोटा जो नेत्र गोलक है ना दोस्तों वो बहुत छोटा हो जाता है। तो होता है ऐसा। तो क्यों होती बीमारी, ये वाला याद रखना, ये वाला और ये वाला फोकस दूरी और नेत्र छोटा हो जाता है दीर्घ दृष्टि में। इस दोष को मतलब इसका निवारण या इसको संशोधित करने के लिए उत्तर लेंस से चाहिए दोस्तों। क्यों, तो इसका किया जाता है दोस्तों, लेंस चश्मे दृष्टि पर प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है दोस्तों। जरा दृष्टि, जरा दूर दृष्टि, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाती, देखने की क्षमता घट जाती। अधिकांश बहुत सारे व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है दोस्तों। इसका संशोधन चश्मे के बिना से उन्हें वापस ही वस्तु का आराम से देखने में कठिनाई होती है दोस्तों। इस दोष को चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तु देख नहीं पाती है, ये बोल रहा, कठिनाई होती है। तो इस दोष को जरा दूरदृष्टि कहते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। पक्षाभिपेक्षा धीरे धीरे दुर्बल होने पर क्रिस्टल लेंस की लचीपन में जो क्षमता है वो कमी हो जाती है दोस्तों। फिर कभी अगर किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को वस्तु सिर्फ देखने के लिए प्रायद्वीप फोकस लेंस का यूज किया जाता है दोस्तों।
आवश्यकता होती है या यूज किया या उसकी पड़ती है दोस्तों। द्विफोकस लेंस अवतल उत्तल दोनों लेंस होते हैं दोस्तों। ऊपरी भाग अवतल लेंस होगा दोस्तों, ऊपर का भाग और दूर वस्तु को देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल होगा, यह भी वस्तु को देखने में सहायक होता है। आजकल स्पष्ट लेंस अतः शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों को संशोधन संभव है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से दोनों उत्तल अवतल लेंस में कौन से रोग को या कौन से दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, तो जरा दूरदृष्टि, ये इसका आंसर आएगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आप आयताकार कांच के स्लैब को से गुजरने का आयताकार एक कांच है, उस स्लैब से गुजरने वाला प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है? समांतर अपवर्तित पृष्ठ के लिए, जैसे कि ढांचा में स्लैब में होता है। अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है। यदि पास में कुछ विस्थापित हो जाती, किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा? कांच में एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके दो त्रिभुजाकार आधार या तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं दोस्तों। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुक जाते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या हो रहा था? तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। दो पार्श्व फलकों के बीच जो कोण बनेगा प्रिज्म कोण कहलाता है। आइए क्रियाकलाप करके देखते हैं हम। त्रिभुज प्रिज्म होकर गुजरने वाली प्रकाश अपवर्तित होता है क्या? तो ये वाले दोस्तों यहाँ पे इसका प्रयोग करके देखते बोल रहा है, पर अपन देखें क्या इसका प्रयोग करके? बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा क्या क्या है। तो दोस्तों क्या करते हैं अपन? क्रियाकलाप एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफ़ेद कागज की एक शीट लगाइए। फिर शीट पे प्रिज्म प्रकाश रखिए। शीट पर कांच का प्रिज्म इस प्रकार रखिए कि त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। तो दोस्तों पेंसिल का प्रयोग करके प्रिज्म की सीमा रेखा खींचेंगे दोस्तों, है ना। प्रिज्म किस तरह से रखना है उसकी। फिर प्रिज्म किसी एक अपवर्तक पृष्ठ होगा दोस्तों, ए बी कोण बनाते हुए एक सरल रेखा पी खींचेंगे दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से। कैसे दोस्तों? ये ऐसा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ किस तरह से। यहाँ पे ये बताया जा रहा है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे ये वाला। तो दोस्तों यहाँ पे रखा, फिर ये धीरे से मैं खींच देता हूँ, देख लेना। फिर दोस्तों रेखा पी पर दो बिंदु पी पर दो पीने रख देंगे। पी तो क्यू पर गाड़ियाँ जैसे कि गाड़ियाँ चित्र तो में दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ से मैं धीरे से खसका देता हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना इसको प्रयोग को, है ना। तो दोस्तों ये भी था, अपन को यहाँ पे रख के फिर दोस्तों क्या करना था? एक का इस तरह से खींचना था और केंद्र ये वाला है जो बीच में। तो दोस्तों ये कोण बन चुके हैं यहाँ पे। पी आपतित कोण, पी कहाँ है दोस्तों? पी और ई आपतित कोण, आपतित किरण है ना दोस्तों। पी और ये इस तरह से जा रही है, तो यहाँ आपतित पी आपतित किरण है, पी एफ अपवर्तित किरण है। ई एफ पी ई फिर ई एफ अपवर्तन, ये वाला है ना, ये वाला भाग और ये वाला अपवर्तित किरण है। या फिर आप देख लिए, ये भी प्रकाश किरण की स्रोत वायु से कांच में प्रवेश करने पर रखी अपवर्तक पश्चात प्रकाश किरणें अविलंब की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। दूसरी ओर पृष्ठ ऐसी प्रकाश किरणें की वायु में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। यही काम हो रहा है। प्रिज्म में प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए दोस्तों।
क्या यह कांच के स्लैब में हुए झुकाव के समान ही है? प्रिज्म की विशेष आकृति कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में से एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं दोस्तों। इसको कोण डी से प्रदर्शित करते दोस्तों, डी से प्रदर्शित करते। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण आप किसी इंद्रधनुष में भयावह वर्णों को देखा होगा, सहारा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश में हम इंद्रधनुष के भी रंग किस प्रकार प्राप्त करेंगे दोस्तों, विचार करेंगे। पेज में आने वाले अपवर्तन देखते हैं। कांच में जो आय क्रियाकलाप करके देखते दोस्तों। यहाँ पे ये पूछ रहा है। संभवत प्रिज्म में आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर दिखाया जाता है दोस्तों। पट्टी सिरों पर दिखाई देती है दोस्तों। रंगीन पट्टी दोनों सिरों पर दिखाई देने में नोट कीजिए कि पर्दे पर होने वाले क्रम क्या होगा दिखाने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे बेजानी नाला, हैप्पी नाला ऐसा कुछ बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे उसका कुछ फार्मूला है। विग योर, आपको वर्ण में क्रम याद रखना होगा। विग ग्योर, विग विग वीब, सॉरी विग नहीं, इसको किस तरह से रखना याद। वीब, वी ब, वीब ग्योर, ग्योर वीब ग्योर, इस तरह से वीब ग्योर। तो इसका क्रम दोस्तों क्या है। पहला है अपने पास बैगनी, यहाँ से ना बैगनी, नीचे से है ना दोस्तों, यहाँ से बैगनी, बैगनी, फिर जामुनी, नीला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, फिर लाल। जैसे चित्र आप में देखा। तो इसको श्वेत प्रकाश का प्रिज्म है दोस्तों। यहाँ से तो इस तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस बैंड को बोलते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोला जाता है दोस्तों। जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे की से अलग करता है दोस्तों। इसको बोलते इस प्रकार के अवयव को विभाजन को बोलते विक्षेपण। विभाजन को बोलेंगे दोस्तों विक्षेपण कहते हैं। विभाजन को बोलेंगे दोस्तों विक्षेपण। विभाजन को बोलते दोस्तों विक्षेपण। विभाजन को बोलेंगे दोस्तों विक्षेपण। विभाजन को बोले दोस्तों, विभाजन को बोलते दोस्तों विक्षेपण। आपने देखा होगा श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 अवयवी रंगों को तो ग्योर से याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मुड़ते अलग लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। सबसे अधिक झुकने वाला कौन है दोस्तों, बैंगनी। कम लाल झुकता है। सबसे आखिरी में कौन है दोस्तों, लाल। फर्स्ट में कौन आता है दोस्तों, बैंगनी। तो इस तरह से याद रखना दोस्तों। आइए एक आइजैक न्यूटन के सर्वप्रथम सूर्य का सबसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने कांच के प्रिज्म का उपयोग किया दोस्तों। दूसरा सामान्य प्रिज्म उपयोग करके उन्हें श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम वर्णों में अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु चित्र में दिखाई दे रहा दो बादल में जो मतलब पानी वानी आता है उसके टाइम पे फिर वो आ जाता ना दोस्तों, इस तरह से रेखा खींचती दोस्तों। वो एकदम इसी तरह से होती है। ये वाला चित्र देख रहे हैं दोस्तों, ये इस तरह से आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता दोस्तों। तो इसी को बोलते दोस्तों।
तो सीधी सी बात है दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन कैसा होता है। कभी आग भट्टी किसी भी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उड़ती हुई गर्म वायु विक्षोभ प्रवाह में धूल कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की ओर वायु ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। सघन यानी दोस्तों हल्की होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक मध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में प्रवेश होकर देखने के लिए वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार यह स्थिरता हमारे स्थानीय परिवर्तन की लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही प्रभाव है दोस्तों। तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की एक ऐसी ही परिघटना है। आइए हम इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। तारे का टिमटिमाना। तारे प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं दोस्तों। प्रतीत यानी महसूस होते हैं या लगते हैं दोस्तों। वायुमंडल प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है दोस्तों। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन अपवर्तक हो। वायुमंडल में तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुक जाता है दोस्तों। अतः तारे आभासी स्थिति में उसकी वास्तविक स्थिति कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर तारा आपकी वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है दोस्तों। जिस अतिरिक्त जैसा स्थिति में अनुभव में वर्णन किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वर्णन किया जा चुका है। हमारे आभासी स्थिति भी स्थायी धीरे धीरे थोड़ी बदलती रहती है दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल में भौतिक स्थायी नहीं है। चूँकि तारे बहुत दूर है अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट है। क्योंकि बिकाऊ तारों में आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जो मार्ग है तारों से जो रोशनी आ रही है उसका थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित हो जाती स्थिति। आंखों में प्रवेश करने पर तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या उसकी स्थिति ना परिवर्तन हो जाता है, फिर वो विचलित हो जाता है। जैसे हम देखेंगे तो ऐसा लगता है दोस्तों टिमटिमा रहा है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला। तो जो कि टिमटिमाना का प्रभाव है। तो ये प्रभाव होता है टिमटिमा। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारों की अपेक्षा पृथ्वी बहुत पास है। तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्तरों की भांति माना जा सकता है दोस्तों। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्तरों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्तरों का हमारे नियंत्रण प्रवेश करेंगे, उसके प्रकाश मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत -0 होगा। इस कारण टिमटिमाते प्रभाव निष्प्रभावित हो जाते हैं दोस्तों। अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त, ये देखते दोस्तों। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, वो निकल रहा है, थोड़ा सा निकलने पर 2 मिनट पहले हम देख लेते, क्योंकि वो लाल लाल होता है पहले निकलता जैसा। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक आभासी स्थितियाँ दर्शाई गई है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय सूर्यास्त समय की सूर्य की चक्रिका टपकती प्रतीत होती है दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश हमारे चारों की ओर वस्तु के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण हमें प्रकृति की अनेक आश्चर्य परिघटना देखने को मिलती है। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र जल का रंग, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्त स्तंभ दिखाई देना,
रक्तचाप यानी दोस्तों लाल लाल दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटना यानी दोस्तों घटना तो हमें परिचित है दोस्तों। कक्षा हमने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया दोस्तों। पिछली कक्षा में वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। तो कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा है वहाँ पे दृश्य अधिक होता है, मार्ग दृश्य होता है दोस्तों। टिंडल प्रभाव, इसको देख लेते क्या है। ये आता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव क्या होता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों विषमगामी मिश्रण। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारे कणों से विषमगामी जो भी मिश्रण है उससे बना है। इन कणों में धूल, जल, सूक्ष्म बूंदे, धूल से निर्मित कण वायु में सम्मिलित होते दोस्तों। जब कोई प्रकाश की किरण पुंज जैसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण का पुंज मार्ग दिखाई देने लगता है दोस्तों। कणों में विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या आ रहा है दोस्तों? कणों में विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे तक पहुंचता है। कोई भी कणों से टकराएगा कोई प्रकाश, फिर वो हमारे तक पहुंचेगा, तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। ये कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना ही टिंडल प्रभाव कहलाती है। कक्षा 9 में पढ़ चुके दोस्तों हम। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मैं तो नहीं पढ़ा मैं तो बहुत पहले पढ़ा दोस्तों, पर आप हाँ बीते साल ही पढ़ चुके होंगे टिंडल प्रभाव कक्षा 9 में। जब धुएं से भरी किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हमें परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार का परिकरण कणों में दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल को वितान या सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल में कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश का परिकरण कर देती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों में साइज का पर निर्भर करती है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज का अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक प्रकीर्णन श्वेत भी होता है दोस्तों, श्वेत भी महसूस होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? इसको देखना पड़ेगा क्यों होता है ऐसा। आकाश में हम देख रहे हैं दोस्तों, ये सब क्यों होता होगा? वहाँ पे क्या पानी है कि वहाँ पे तालाब वाला जाके लगा हुआ है? ऐसा तो नहीं है दोस्तों, कुछ होगा रीजन, देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 11वां पेज है हमारा। स्वच्छ आकाश का रंग आखिर नीला क्यों? वाई वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीला वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है। वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। मतलब दोस्तों कोई भी छोटी तरंगदैर्घ्य तो प्रबलता मतलब अच्छा अवशोषित कर लेते हैं नीले रंग को। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता। जब आकाश काला प्रतीत होता तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन होता नहीं है दोस्तों। बहुत ऊंचाई पर ऐसा नहीं होता है, वो अपन को नीचे से दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि वो लाल रंग सूर्य गुजारते हैं तो उसको कम अवशोषित करता है। तरंगदैर्घ्य माध्यम से प्रकीर्णन कम होता है, नीले को अधिक रखता है दोस्तों। इसलिए वायुमंडल से गुजरता कोई भी लाल रंग तो वो नीले को अच्छा अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति अधिक है, इसलिए उसको नीला मतलब दिखाई देता है दोस्तों हमको नीला, इसलिए हमको दिखाई देता है नीला। तो हमें नीला दिखाई देता है दोस्तों। संभवतः आपने देखा होगा खतरे का संकेत सिग्नल प्रकाश लाल रंग का होता है। जानते हैं दोस्तों कोई धुएं से कम प्रकीर्णन होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग
क्या आपने सूर्योदय समय के समय आपने देखा होगा आसपास? तो क्यों ऐसा, क्यों लाल क्यों महसूस होता है दोस्तों? नीले रंग सूर्योदय सूर्य के समय सूर्य का रहता भाग प्रति होने में समझने में कोई क्रियाकलाप करेंगे? तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। लगभग 2-3 मिनट पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों में आच्छादित होते देखेंगे, जिसमें सल्फर कण बनता प्रारंभ होगा। फिर टैंक 3-500 में नीला प्रकाश देख पाएंगे। फिर सूक्ष्म कोलाइडी कणों द्वारा कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कांच के टैंक के चौथे पास को वर्ताकार छिद्र की ओर से पारंगत प्रकाश के रंग प्रक्षेपित कीजिए, मतलब वहाँ पे रखिए। फिर चिमकला रंग दिखाई देगा, क्रीमी लाल दिखाई देगा होगा। क्रियाकलाप करो, ये नहीं करता अपन दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पाठ खत्म होता है। तो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न आ गया है। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को सीमित करने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकस कर सकता है दोस्तों। ऐसा को पाने का कारण है दोस्तों, क्या है दोस्तों? ये वाला समझन है ना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु प्रतिबिंब बनाता है वो दोस्तों क्या है दोस्तों? पुतली। सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ये वाला है 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों किसके? परितारिका द्वारा। तो इस तरह से दोस्तों दूरदृष्टि, निकट दृष्टि ये समझा देना दोस्तों। तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? तारे की जो स्थिति है मार्ग हो वहाँ से रोशनी आती है, तो स्थिति मतलब दोस्तों क्या है? परिवर्तन हो जाता है इसमें। इसीलिए दोस्तों हम सही ढंग से देख नहीं पाते। तारे की जो गति है, नीचे रोशनी फेंकता है, वो मतलब दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी रहती है उसकी, मतलब मार्गों में परिवर्तन होता रहता है। तो हम देखते हैं तो हमारे आंखों में भी उसकी मतलब रोशनी आते हैं ना, वो टेढ़ी मेढ़ी आते हैं। इसलिए दोस्तों हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। रियल में ऐसा होता ही नहीं दोस्तों, टिमटिमाते नहीं, पर वो उसकी रोशनी ऐसे आती ना, इसलिए इस तरह से आती है इसकी रोशनी। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते दोस्तों? क्यों नहीं टिमटिमाते? क्यों नहीं टिमटिमाते दोस्तों? क्योंकि ग्रह मतलब पास है, इसलिए उसकी जो प्रकाश की आएगी दोस्तों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सूर्योदय रहता क्यों प्रतीत होता है? तो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला मैं बता देता हूँ, लिख लेना। ये वाला क्रियाकलाप सूर्योदय तो सूर्यास्त के समय ये रंग लाल क्यों होता है? ये वाला सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की रंग इस तरह से होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्षैतिज सीमा स्थित सूर्य आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुँचने पश्चात प्रति वायुमंडल में मोटी से होकर गुजरता। वायुमंडल में वायु की मोटी परत से होकर गुजरता। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर हो तो सूर्य में आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर समय श्वेत प्रतीत होता है। नीले तथा बैंगनी रंग बहुत थोड़ा भाग होता है दोस्तों। क्षैतिज सीमा की नीला तथा कम दैर्घ्य प्रकाश का अधिक भाग कणों द्वारा पकड़ हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक दैर्घ्य का होता है। तो सूर्योदय समय रक्त प्रतीत होता है दोस्तों, ये वाला आंसर है ना। क्षैतिज सीमा पर ये वाला है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है? वायुमंडल में वायु की मोटी परतें से होकर गुजरता है दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने के लिए दोस्तों। फिर सूर्य ठीक सिर पर ऊपर रहता है दोस्तों, तो ऊर्ध्वाधर में रहता है, तो आने वाला प्रकाश
अपेक्षाकृत कम दूरी पर चलेगा दोस्तों। फिर दोपहर के समय श्वेत नज़र आता है दोस्तों, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग होता है दोस्तों, इसलिए तो पाता है कि भग्न हो पाता है। फिर क्षति के समय नीले तो कम तरंगे प्रकाश का अधिक भाग कणों द्वारा प्रतिबिंबित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगे का होता है, इसलिए दोस्तों लाल होता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब चैनल, subscribe my channel